हमारे सोशल मीडिया पे जो होता है, जो ट्रैवल करता है, जो ट्रोल्स होते हैं, उसमें ये ज़्यादा है कि फलाने देश में ये हो रहा है मुसलमानों के साथ। अरे भाई, तुम्हारे पड़ोस में जो गरीब आदमी है उसके साथ क्या हो रहा है? क्या वो उम्मा नहीं है? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं कि पहले उसको देखो? मुझे लगता है कि हमें जो अपना दायरा है मज़हब का, उसमें रहते हुए और अपनी जो आइडेंटिटी है उसको भी बरकरार रखना है, लेकिन एक रिजिडिटी जो है, जो एक शिद्दत पसंदी हो जाती है, उससे हमें परहेज करना चाहिए। और वी शुड बी ओपन टू ऑल आइडियाज़, ऐसा नहीं है आप जानिए सब कुछ, समझिए सब कुछ, लेकिन करिए वो जो आपको सही लगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने 5 वक्त की नमाज पढ़ी और आपने साल में रमज़ान में रोज़े रख लिए तो आप एक बहुत अच्छे आदमी हो जाएंगे। जी। उसके लिए कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। तो एक जो इनहेरेंट चीज़ है इस्लाम में, जिसने पूरी दुनिया को अट्रैक्ट किया इस्लाम में, जो क्वालिटीज़, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। आवाज द वॉइस के नए पॉडकास्ट दीन और दुनिया में आप सबका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे इस नए शो के कॉन्सेप्ट की, जिस पर काफी दिन हमारे ऑफिस में बातचीत होती रही, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आवाज द वॉइस के एडिटर इन चीफ आतिर खान साहब। तो सबसे पहले आतिर खान साहब का मैं खैर मकदम करूंगा, वेलकम करूंगा। आदाब सर, आप आए। शुक्रिया साकिब। और हमारे ऑडियंस को अब थोड़ा सा आप इस बारे में बताइए कि किस तरीके से ये शो के बारे में सोचा गया और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से ये बात हमने सोची कि ऐसा एक शो होना चाहिए। ये शो आखिर है किस बारे में? देखिए साकिब, जैसे आपने बताया कि हमने इसके बारे में काफ़ी डेलिब्रेशन की, हमने इस शो के बारे में सोचा, और इस शो को करने की वैसे तो बहुत पॉडकास्ट आते ही हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें यूँ महसूस हुई क्योंकि हमें लगा कि हमें ज़रूरत है एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक थॉट था, एक कॉन्सेप्ट था, जिसमें वो दीन और दुनिया को बैलेंस करते थे। उनकी सोच कभी ये नहीं रही कि आप खाली दीन ही में चले जाएं और दुनिया को भूल जाएं। उनका ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं था कि आप खाली दीन में रहें और आखिरत का इंतज़ार करें। तो उनकी जो सोच थी बहुत प्रोग्रेसिव थी, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो, ट्रेड को लेकर हो, या आपके अमल को लेकर हो, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग को लेकर हो। तो इस सोच को हमने मद्देनज़र आपसे इस पे हमारा पूरे डिस्कशंस हुए हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें ख़ास तौर से इंडियन मुस्लिम्स को डिस्कस करना चाहिए। हमने देखा है कि आजकल जिस तरह से हमारे माशरे में जो टॉपिक्स रहते हैं वो ज़्यादातर विक्टिमहुड के इर्द गिर्द जो है वो घूमते हैं कि हम विक्टिम्स हैं तो इस वजह से जो है वी आर दी अंडरडॉग्स, उस तरह। या फिर दूसरा एक नैरेटिव रहता है कि खाली दीन की तरफ वो टिल्टेड रहते हैं। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि हमने ज़रूरत समझी कि हमें दीन और दुनिया को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और ये एक ऐसा डिस्कोर्स है जो हमारा, ऐसा नहीं कि एक नया डिस्कोर्स है, ये हमारी हुजूर का एक थॉट था, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, और हमें लगता है कि ये बहुत ही कारगर एक नैरेटिव है जो हम खड़ा कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा। जब हम बात भी कर रहे थे तो बार बार इस बारे में बात हुई कि विक्टिमहुड कितना ज्यादा हम बात करते हैं। ठीक है, कई बार बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि कम्युनिटी या किसी के पर्सनल लेवल पर उसके लिए बुरी हो सकती हैं, लेकिन हमेशा उसी की बात करते रहने से कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हर्ट होता है। और कहीं ना कहीं ये भी देखने में आया है, शायद आपने खुद गौर फरमाया हो, आप तो बहुत पहले से जर्नलिज्म के फील्ड में हैं, आपने बहुत काम किया है, तो कहीं ना कहीं क्या कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, या वो हमेशा से है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड ज्यादा जल्दी लेने लगता है और खुद को विक्टिम क्लेम करने लगता है कि सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई करती है? क्या ऐसा है? क्योंकि आपने तो बहुत पहले से जर्नलिज्म देखा है, कम से कम काफी साल हो गए हैं आपको। जी साकिब, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है इसमें दम है, क्योंकि हमने देखा है कि दिस इज सम इनहेरेंट सॉर्ट ऑफ लैक्यूना इन आवर सोसाइटी। हमारे माशरे में चीज़ रहती है कि विक्टिमहुड जो है ना, हम हमेशा असर्ट करते रहते हैं, बजाय इसके कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्युनिटी में लाएं,
So it is more of a kind of defensive rather than, talking about the good things. आपने सही कहा कि हमारी अप्रोच एंटी स्टैब्लिशमेंट रहती है। अगर आप पॉलिटिकली भी देखें तो अगर हम हिंदुस्तान की भी बात करें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, a section of our society is always anti establishment. जी जी है ना? बिल्कुल, ये हमेशा होता है। हमेशा होता है। और इसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि कुछ और भी लोग जो हैं इसमें घुस जाते हैं, who are basically उनके हर एक की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, एंड देन दे सॉर्ट ऑफ प्रॉप अप मुस्लिम कम्युनिटी। तो इससे क्या है, पूरा डाइवर्जन होता है, डेल्यूजन होता है थॉट में, और फिर वो इट मल्टीप्लाइज। जी बिल्कुल सही, ऐसा ही शायद सर सैयद अहमद खान जब अपने ज़माने में थे तो उनके सामने भी यही परेशानी थी। Correct. उन्हें ये लगता था कि मुसलमान ज़रूरत से ज़्यादा अंग्रेज़ों की मुखालफत कर रहे हैं ऐसी चीज़ों पर भी जिस पर नहीं करनी चाहिए, जैसे मॉडर्न एजुकेशन। जी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बात आई है तो, और सर सैयद की बात आई है, तो मुसलमान जो हमारी जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी एग्जैक्टली, और इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो कहीं आपको क्या ऐसा भी फील नहीं होता है कि ये जो कम्युनिटी है ये मॉडर्निटी के जो आइडियाज हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे आइडियाज हो, उसे एक्सेप्ट करने में या तो देरी दिखाती है या थोड़ी रिलेक्टेंट रहती है, भले ही उसे बाद में मान लेते हैं। जैसे प्रिंटिंग प्रेस को कई 100 साल लगा दिए मानने में, लाउड स्पीकर को बहुत वक्त लगाया, फिर सोशल मीडिया को शुरू में नहीं मानते थे, बुलेमा भी उस पर हैं, तो मानते तो हैं लेकिन वक्त लगा देते हैं और इससे वो पिछड़ जाते हैं। तो कैसे भी करेक्ट करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। देखिए, आपने दो चीज़ कही बहुत अहम है। एक, पहले आपने सर सैयद साहब का आपने हवाला दिया। वो दौर और था, आज का दौर और है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जो एक थॉट था इनहेरेंट कि एक आपको वक्त के साथ चलना है, हमने देखा है कि उसमें हम काफ़ी लैग बिहाइंड करते हैं, चाहे प्रिंटिंग प्रेस हो या फिर और कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो। तो देखा जाए तो वो एक इशू रहता है हमारी कम्युनिटी के साथ में कि वक्त के साथ चलने में बहुत पीछे रह जाती है। फिर अगर आप बात होती है मॉडर्न थॉट की, और आज के ज़माने में आप देखते हैं कि कई स्कॉलर्स ने भी इस बारे में बात किया। आप और मैं दोनों गए थे, फैसल देव जी का एक अभी लेक्चर हुआ था जिसमें उन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात कही कि अब जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इट्स बिकम वेरी इंडिविजुअलिस्टिक रादर देन पहले बादशाह थी, उलेमा थे, सूफी हजरात थे, उन सब का एक असर होता था, बट अब वो नहीं रहा। तो अब इट हैज़ बिकम वेरी इंडिविजुअलिस्टिक विच इज़ इनवर्ड लुकिंग। तो हम अब हर एक अपने मज़हब को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है। तो क्या हो रहा है उसमें कि हमारा जो अब हमारा ज़्यादा फोकस जो है इस्लाम एज अ सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया, बजाय इसके कि अल्लाह की। तो उन्होंने जो बात कही थी कि अल्लाह has been replaced by Islam as a concept which has become more prominent. जी। तो हम ज़्यादा रिचुअलिस्टिक हो गए हैं, ज़्यादा जो प्रैक्टिसेस हैं उस पर ज़्यादा, अपनी आइडेंटिटी पे ज़्यादा जो है हमारा जोर हो गया है। वी आर प्रोटेक्टिंग इट वेरी वेरी विगरसली। उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ जो आपने कहा मॉडर्निटी को लेकर, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं पर पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं इससे जूझ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड, जो यूएस में भी जो, और जो यूरोपियन कंट्रीज में भी जो मुस्लिम्स हैं, दे आर टेकिंग दैट अप्रोच विच इज़ अ क्लैश, विच इज़ एंटी मॉडर्निटी। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी जो अपना दायरा है मज़हब का उसमें रहते हुए और अपनी जो आइडेंटिटी है उसको भी बरकरार रखना है, लेकिन एक रिजिडिटी जो है, जो एक शिद्दत पसंदी हो जाती है, उससे हमें परहेज़ करना चाहिए। और वी शुड बी ओपन टू ऑल आइडियाज़। ऐसा नहीं है आप जानिए सब कुछ, समझिए सब कुछ, लेकिन करिए वो जो आपको सही लगे। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही बात होती जा रही है कि हमारे बीच एक चीज हो गई है, एक परेशानी हो गई है कि हम लोग अपनी आइडेंटिटी, अपने रिचुअल्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं बनिस्बत इसके कि हम एक कम्युनिटी का एक कंसेप्ट था जो इस्लाम का, और उसके अलावा जो मुसलमानों के बीच इस चीज का भी कंसेप्ट था कि एक मुस्लिम जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल होना चाहिए उस चीज का जो प्रॉफिट मोहम्मद की अपनी लाइफ थी। तो कहीं ना कहीं के आप अट्रैक्शन होना चाहिए ना, कि आपको देखकर लोगों को लगे कि मुसलमान अच्छे होते हैं। तो ये चीज मतलब
हो उल्टा रहा है। जी। आदमी हम जा रहे हैं लोगों के साथ उनकी नुक्ताचीनी कर रहे हैं, उनके साथ बाकी खराब काम भी कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि सिर्फ नमाज रोजा रखकर हम जन्नत पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपने 5 वक्त की नमाज पढ़ी और आपने साल में रमज़ान में रोज़े रख लिए तो आप एक बहुत अच्छा आदमी हो जाएंगे। जी जी। उसके लिए कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है ना? तो एक एक जो इनहेरेंट चीज़ है इस्लाम में, जिसने पूरी दुनिया को अट्रैक्ट किया इस्लाम में, द क्वालिटीज़ ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग बहुत रिचुअलिस्टिक हो गए हैं, और हमारा रुझान उस तरफ ज़्यादा हो गया है, बजाय कि ओरिजिनल थॉट जो है इस दीन का, और जो अल्लाह ने फरमाते हैं, और जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बातें मालूमात होती हैं, जो सुनना है, उसको हम कहीं भटक गए हैं, और हम कुछ चीज़ों पे जो कि पॉलिटिकली रेलेवेंट हैं उसी में उलझ के रह जाते हैं, उसी बाइनरी में फंस जाते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी ये हुई है जिसकी वजह से हमें शायद पॉडकास्ट करना भी पड़ रहा है, कि पिछले कुछ वक्त में जो लोग उलेमा हैं उनकी आवाज कहीं तक नहीं जा रही है, जो स्कॉलर्स हैं उनकी आवाज कहीं तक नहीं जा रही है, और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग हैं जो शरपसंद जिन्हें हम कह सकते हैं, या फिर ऐसे ही मतलब जो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, गैर जिम्मेदार, वो अजीब अजीब से कमेंट्स करते हैं, अजीब तरीके से वो पोस्ट लिखते हैं, और वो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स की एक इमेज भी खराब करते हैं और बाकी मुसलमानों को भी मिसगाइड कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर वो बीच में आते हैं। जैसे आप देखिए, बहुत से लोग खिलाफत के बारे में बहुत ज्यादा लिखते हैं, बहुत मतलब वो एक अजीब सा एक गोल्डन पास्ट को वापस लाने की जो कोशिश की बातें होती हैं, और जिससे कहीं ना कहीं मुस्लिम यूथ मिसगाइड भी होता है। अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ने के बजाय, उसकी बात करने के बजाय, डेमोक्रेसी में जीने के बजाय, वो किसी खिलाफत को वापस जिंदा करना चाहता है। मतलब अगर मैं स्कॉलरली लेवल से बात करूं तो खिलाफत एज सच 4 खुलफाए राशिदीन के बाद कभी भी दुनिया में एस्टेब्लिश हुई भी नहीं, तो उसकी वो बात करते हैं। इस सब का क्या किया जाए? बिल्कुल, देखिए क्या है कि एक जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि वो सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है। एक हम बात करते हैं उम्मा की। हम में से कितने लोग हैं जो उम्मा के सही कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं? उम्मा का कॉन्सेप्ट जो हमारे सोशल मीडिया पे जो होता है, जो ट्रैवल करता है, जो ट्रोल्स होते हैं, उसमें ये ज़्यादा है कि फलाने देश में ये हो रहा है मुसलमानों के साथ। अरे भाई, तुम्हारे पड़ोस में जो गरीब आदमी है उसके साथ क्या हो रहा है? क्या वो उम्मा नहीं है? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं कि पहले उसको देखो? नहीं, और सबसे जो अभी आपने कहा ना, विक्टिमहुड जरूरी है इसके लिए। हाँ, वो विक्टिमहुड है, चाहे वो कहीं पे भी हो। देखिए, आप एक इंसान की एक जज्बात होते हैं, और वो जज्बात जो होते हैं वो ठीक है, जाहिर होते हैं, कहीं के भी होते हैं, लेकिन उम्मा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है, पहले आप अपने जो आस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों में देखें, उनकी हालत को देखें। भाई उनकी तरफ से तो आप बिल्कुल गाफिल हैं, और वहां पे क्या हो रहा है, इजिप्ट में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उस पर आपका ज्यादा ध्यान है। तो दैट इज हाउ यू गेट you have to get your priorities right. You have to get your तो अगर वो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका यही हाल रहेगा, आप विक्टिमहुड सिंड्रोम में जीते रहेंगे। और नहीं, आपसे मुझे एक चीज ध्यान आई, मतलब बचपन से हम लोग सुनते थे, हमारे दादा भी कहा करते थे, जो आलिम दीनी थे, वो ये बात कहा करते थे कि 70 घर इधर, 70 घर दाएं, 70 घर बाएं, अगर किसी घर में कोई भूखा है तो आपके घर में चूल्हा जलना हराम है। अब पता नहीं इसके पीछे कितना वो कहते थे किस टाइप की हदीस है। तो सबसे और मजेदार चीज इसमें ये नहीं है कि 70 घर मुस्लिम होने चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल, कि ये उम्मत का हमारा कंसेप्ट है कि 70 आदमी कोई भी हो सकता है। तो ये जो चीज है, इसे छोड़कर हम सोशल मीडिया के थ्रू एक अजीब सा नैरेटिव देख रहे हैं, और जो कि कहीं ना कहीं डिविजिव है, मतलब जिसे कहते हैं बांटने वाला। बिल्कुल है। और देखिए, कोएग्जिस्टेंस की जहां बात है, वो तो बेसिक बुनियाद जो इस्लाम की है, जिसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में रहे, और उन्होंने कोएग्जिस्टेंस की जो एग्जेम्पलरी एक जो मिसाल कायम की है, हम उसको भी भूल गए हैं। उसको भूल गए हैं कि किस तरह से आपको कोई वी हैव बिकम सो इनवर्ड लुकिंग कि हमें, एंड वी बिलीव इन अदरिंग, कि वो जो है वो कोई और है, हम हैं। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है। और देखिए, जहाँ तक मज़हब का सवाल है, सभी मज़हब अच्छे होते हैं, और हर एक
मज़हब की जो बेसिक जो नियत होती है या इंटेंशन होती है, वो इट इज़ लाइक अ मॉरल कंपास, कि आपको क्या सही है क्या गलत है उसकी सोचने की आपको क़ुव्वत देता है। लेकिन जब हम मज़हब को एक वेपनाइज़ कर लेते हैं, या फिर उसको हम उसको एक तरह से हथियार बना के, जैसे रेडिकलाइजेशन की आपने बात की, खैलिफेट की बात की, जो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि थ्योरी में हैं, दीज आर ऑल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स विच आर नॉट प्रैक्टिकल इन टुडेज डेज। आप मुझे बताइए दुनिया में कौन से ऐसे मुल्क हैं जो शरिया टोटली शरिया से रन कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हम मुसलमानों की ये अल्लाह की नेमत है कि हमें इस तरह का मुल्क दिया है जहाँ पर हमें अपनी जो हम सोचना चाहते हैं उसकी आज़ादी है, जो हम कहना चाहते हैं उसकी आज़ादी है, जो हम करना चाहते हैं उसकी आज़ादी है। इस तरह की आज़ादी कहीं नहीं है। और और अगर आजादी में हमें कोई कमी लगती भी है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, exactly. हमें उसका पार्ट बनने की बात करनी चाहिए, ना कि मतलब एक तरीका है हर चीज का। right. अगर हमें लगता है कोई कमी है, जैसे कि मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इजाजत देता है सरकारों को, और सरकारें करती हैं उसमें अमेंडमेंट्स भी लाती हैं, सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, Correct. और बहुत तरीके से मतलब जो इंडियन सिस्टम है, डेमोक्रेसी यहाँ पे रन कर रही है। आई थिंक पूरे एशिया में और कोई कंट्री नहीं है जो पिछले 70 साल से लगातार डेमोक्रेटिक प्रोसेस से रन कर रही है। राइट, एग्जैक्टली। देखिए, जब आज़ादी आपको मिलती है तो आपकी हदें पता लगती हैं। जब आप स्कूल में होते हैं तो आप बहुत ही एक रेजिमेंटेड उसमें डिसिप्लिन में रहते हैं। जब आप बड़े होते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, फिर आप अपने आप समझते हैं चीज़ों को कि मेरी हदें क्या होनी चाहिए, आप अपनी हदें तय करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो आपको एक जो माहौल है इस तरह का, जहाँ पर आप फ्रीली अपने नॉट जस्ट मज़हब और दीन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आपका जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, उसमें भी आप रह सकते हैं, जिसमें आप सफोकेटेड फील नहीं करते, जिसमें आपको एक सोचने की, क्रिएटिविटी की, एक आपको आज़ादी मिलती है करने की। इसके अलावा एक और चीज है जो कि आमतौर पर हम सब ने महसूस की है और इस बारे में हमने बहुत बात की, वो ये है कि बहुत लोग दीन सिर्फ इसलिए इन्वोक करते हैं ताकि वो अपनी पेट्रियार्की और मिसोजिनी को छुपा सके, यानी कि औरतों की तरफ उनके जो रिग्रेसिव आइडियाज हैं, जो दकियानूसी ख्याल हैं, उसे वो खुलकर कहने के बजाय उसे एक दीन का जामा पहना देते हैं, और फिर वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, या इन्हें इस चीज का हक ना हो, उस चीज का हक ना हो। असल में उसका इस्लाम से जो दीन है उससे कोई खास ताल्लुक होता नहीं है, लेकिन उनके दिल में जो मर्द है वो एक उसे जामा पहना लेता है, और इस चीज को आमतौर पे पब्लिक एक्सेप्ट भी कर लेती है चुपचाप। जी जी जी। इस बारे में क्या किया? बिल्कुल, देखिए, ये तो रहता ही, ये तो एक इशू है पेट्रियार्की का, और मुझे लगता है इसमें खाली हमारे दीन मज़हब में जो है, जो इंटरप्रिटेशन है उसमें ही प्रॉब्लम नहीं है, और भी कई मज़हबों में, सब में है। तो दिस इज, इस्लाम इज़ नॉट यूनिक इन दैट सेंस। बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी मिस इंटरप्रिटेशन होती है हदीस की, स्पेशली जो ख़वातीन को लेकर जो बातें कही गई हैं, तो उसको लोग अपने, जैसे आपने कहा, पेट्रियार्की के हिसाब से करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का चलन है, उसमें उनकी जो मर्जी है वो डालते रहते हैं, वो घूमता है, फिर वो it forms an opinion which needs to be countered, because देखिए, जब तक आपको सही नॉलेज नहीं है दीन की, तब तक आप कोई प्रवचन मत दीजिए। जी जी, है ना, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आपने बिल्कुल सही बात कही। जब तक दीन की सही नॉलेज नहीं है तब तक प्रवचन ना दिया जाए। तो इसलिए एक बार ऑडियंस को आप ये बताइए कि हम, जाहिर सी बात है, मैं भी आलिम दीन नहीं हूं, आप भी आलिम दीन नहीं है, हम दोनों उलमा तो हैं नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे में हम लोगों तक सही इंटरप्रिटेशन जो पहुंचाने की बात कर रहे हैं या फिर खुद जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे होगा? देखिए, ये इट इज ऑल्सो अ सेल्फ डिस्कवरी, इट इज हमारी भी एक जर्नी है जो हम समझने की कोशिश करेंगे। इट्स नॉट दैट वी आर सो एनलाइटेंड कि हम जो है कोई लोगों को एक नई पूरी दिशा दे देंगे या कोई एक नई रास्ता दिखा देंगे, लेकिन हमारी भी एक जद्दोजहद है। इट इज़ अ स्ट्रगल टू फाइंड समथिंग विच इज़ ऑफ वेल बीइंग फॉर आवर कम्युनिटी, फॉर आवर कंट्री। तो इसमें जैसे आपका और मेरा सीरीज ऑफ डिस्कशंस हुआ है, हमने सोचा इसमें किस तरह के लोगों को
मदऊ किया जाए, कैसे लोगों को बुलाया जाए। तो इसमें जाहिर बात है हम उलेमा हज़रात को तो बुलाएंगे ही, उसके अलावा जो हमारे इस्लामिक हिस्टोरियंस हैं, क्योंकि बहुत सारी जो क्लैरिटी है हमें वहाँ से भी मिलती है। सूफ़ी हज़रात जो सूफ़ीज़म में बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडियन, अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम्स की, तो उनका सूफ़ी ओरिएंटेशन जो है वो बहुत पावरफुल है। और देखिए हमारे मुल्क ऐसा मुल्क है जहाँ पर जिसने इस्लाम को दुनिया में फैलाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। आप दारुल उलूम देखिए, और ऐसे ऐसे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और बड़े बड़े हमारे, अगर हम मजहबी इंस्टीट्यूशंस की भी बात करें, उनका भी बहुत अच्छा काम है। लेकिन क्या है कि उनका अच्छा काम जो है वो सामने नहीं आता, और नेगेटिविटी बहुत जल्दी सामने आ जाती है। जी जी, बिल्कुल सही। नेगेटिविटी बहुत जल्दी सामने आ जाती है, और उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि लोगों तक नहीं आती हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है जो कि शायद उलेमा के अलावा हमेशा थोड़े और मॉडर्न लोग भी हमें जिसमें चाहिएंगे, और शायद हमने उस पर बहुत बात भी की है कि बहुत से सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाली चीजें हैं जो हिंदुस्तान से ही नहीं चलती हैं, जो कई बार आप देख सकते हैं पाकिस्तान से भी चल सकती हैं। पाकिस्तान छोड़िए, टर्की से चल सकती है, टर्की छोड़िए वो सोमालिया से चल सकती है, कहीं से भी आप वो कहीं से भी आ सकती है। दुनिया में बाउंड्रीज तो खत्म हो गई हैं। पहले ये होता था कि अगर एलटीटी श्रीलंका में था तो उसके लिए श्रीलंका में होना जरूरी था, या फिर कोई आदमी मान लीजिए बोको हरम से था तो उसके लिए उस कंट्री में होना जरूरी था। लेकिन अब ऐसा तो जरूरी नहीं रहा है। हमने देखा है कुछ डिस्कवरीज हुई हैं। भले ही अभी तक अगर देखा जाए तो हिंदुस्तानी मुसलमानों में वायलेंस की टेंडेंसी अगर देखा जाए तो दुनिया में बहुत ही कम है, प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट ना के बराबर है, लेकिन तब भी दुनिया में कोई भी अछूता नहीं है। ऐसे में इसका कैसे हम इससे डील करेंगे, ये आप जरा सा बताइए। ये एक बड़ा चैलेंज है। देखिए जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है थ्रू इंटरनेट, ये एक चर्निंग है। और देखिए हर दौर का अपना एक वक्त होता है। पहले प्रिंटिंग जब प्रेस आई तो लोगों ने कहा अरे ये तो सब बिगाड़ देगी, फिर आपका टेलीविज़न आया, फिर ये बिगाड़ दिया, सोशल मीडिया आया, ये बिगाड़ देगा। तो हम ये नहीं कह सकते, देयर कैन नॉट बी अ ब्लैंकेट ओपिनियन कि सोशल मीडिया इज बैड। इट हैज़ इट्स गुड यूजफुलनेस। जैसे कि हम अगर इसी पॉडकास्ट करें सोशल मीडिया के ज़रिए तो लोगों तक जाएगी, लेकिन अफसोस ये है कि लोग इसका बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एक एनार्किस्ट एनवायरनमेंट जो है ना, जिसको हम बात करते हैं कि एनार्की फैलाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये भी एक दौर है, लेकिन ये आपने सही कहा, इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस तरह का जो अपना हमारा स्पेशली इंडिया, देखिए दुनिया के बारे में तो हम नहीं कह सकते, जो हमारा अपना माशरा है, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको अपना हमारा जो कल्चर है उसको ज़िंदा रखना है, उसको आगे बढ़ाना है। अब माशाल्लाह आप देखिए कितनी अच्छी शेरवानी पहने हुए हैं, यू लुकिंग सो हैंडसम। वैसे मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा, मेरा कोई इरादा नहीं था शेरवानी पहनने का। मैं आमतौर पे ब्लेजर्स में आता हूँ। आतिर साहब ने मुझसे कहा कि मुझे शेरवानी पहनकर आना चाहिए, तो मैंने शेरवानी पहनी, और जो कि हमारे अलीगढ़ की पहचान है, अलीगढ़ की ही सिली हुई है। Since you are an Alligerian and you are also from JNU, so you are just the right mix. Just a right mix. लेकिन हाँ, जब JNU की बात आती है, एक और चीज है कि मुस्लिम्स ज्यादातर हमेशा, जो आपने शुरू में भी कही, विक्टिमहुड के साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो हर चीज को एक पॉलिटिकल लेंस से देखने लगते हैं। और जो भी इंटरवेंशन होती है, जैसे हम भी अभी इंटरवेंशन करेंगे, तो हर चीज को वो किसी कंट्रोवर्सी से जोड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि किसी ज्यूज की, क्रिश्चियन वर्ल्ड की कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, या कोई और इंडिया में कोई हिंदुत्व ग्रुप होगा उसकी कॉन्स्पिरेसी है। वो खुद अपनी किसी भी चीज को, आप यहां तक के देखिए सर सैयद का भी अगर मूवमेंट था, या कोई भी मूवमेंट हिंदुस्तान में चला है, सब पर ये इल्जाम लगे ये अंग्रेजों की साजिश है। तो अब जाहिर सी बात है, जब हम उसी नैरेटिव को, उन नैरेटिव्स को लोगों तक लेकर जाना चाहते हैं जो सोशल मीडिया पर प्रेवलेंट नहीं है, तो अगर ऐसी कोई बात आएगी तो उसका क्या किया जाएगा? देखिए क्या है ना कि एक बड़ी कहानी होती है ना उसमें, कि यू हैव टू फाइंड अ कैरेक्टर हु इज अ विलेन। तो हमें भी कोई कम्युनिटी को भी एक विलेन चाहिए होता है दिखाने के लिए कि वी आर वी आर बेटर देन यू, तो ये उसकी एक कवायद रहती है कि देखिए दे आर इवल, वी आर गुड।
है ना। तो वो एक चीज़ जो है अप्रोच, और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स नॉट जस्ट विद इस्लाम, इट इज़ हैपनिंग विद ऑल वर्ल्ड रिलीजन्स। और इसका क्या अंजाम होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन दिस इज़ नॉट अ गुड ट्रेंड, और ये रहा है, हमेशा से रहा है। हाँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो हमेशा से रही हमेशा हैं। से रहे हैं, लेकिन इससे कैसे जूझना है, आई रियली डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट readily available, हाँ but we'll certainly ponder and discuss in our shows. हाँ, लेकिन हाँ ये सवाल क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लेकर मुस्लिम्स बहुत जल्दी अपने पर्सनल लॉज पर थोड़ी सी भी बात करने को लेकर, जी। मतलब आप किसी भी तरीके के कानून को बदलवाने की कोशिश करें चल जाएगा, लेकिन पर्सनल लॉज पर वो बिल्कुल दिल से लगा लेते हैं, भले ही उलेमा आ जाएं, हाँ। या फिर ऐसे बहुत सी चीजें हैं जहां पर उलेमा के खिलाफ जाकर जी। एक पब्लिक ओपिनियन है मुस्लिम्स का, जैसे मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखिए है जी, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर जब भी कोई कार्टून या कुछ आता है कहीं से, जी। तो उस पर उलेमा का कहना है ऐसे लोगों को सजा नहीं दे सकते अगर कोई नॉन मुस्लिम ऐसा करता है तो लेकिन उसके बावजूद आप पब्लिक ओपिनियन देखिए, उलेमा भी कहते हुए डरते हैं। तो ऐसे में इन सब चीजों का क्या देखिए करेंगे? कुछ इश्यूज तो हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ना उनके भी बनाए हुए हैं। हाँ, जो इवन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी जो है ना, सो कॉल्ड, दे आर आल्सो क्रिएटिंग अ some problem in the community. Ulemas are not always wrong, but it's that it's that othering. उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमें ये देखना है कि व्हाट इज रैशनल, व्हाट इज राइट, व्हाट मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ अस, और फिर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। एक हमारी तो देखिए कई लेयर्स हैं ना हमारे अंदर। एक तो हमारे बाजे जो जो ऐसे उलेमा भी हैं जिनको दे आर नॉट क्वालिफाइड टू प्रीच रिलीजन, बट वो भी बैठ जाते हैं ना। आजकल सोशल क्या यूट्यूब में एक अकाउंट बनाइए, बैठिए, शुरू करिए, you become an evangelist or tele-evangelist. तो वो एक प्रॉब्लम रहता है। और ये क्योंकि दीज आर सम बेसिक इश्यूज जो आप जहाँ पे आप का इशारा है, एंड आई थिंक it will take time for all these things to resolve, for for as a community, for all of us to think how to deal with these issues like blasphemy, and ये जो इशू हैं बहुत ही, these are very pressing issues, जिनके और जिसकी वजह से अक्सर इस्लाम जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, because it is seen in conflict with other communities, with modernity also, and democratic ideas. Yes, so that should not be the approach of the community as a whole, I think. As a whole. Yes. हाँ, कुछ लोगों का हो सकता है, थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, मतलब सब तो एक जैसे नहीं हो सकते, होमोजेनस कुछ नहीं है। Absolutely, yes. तो लेकिन जो एक कम्युनिटी को लेकर, और खुद कम्युनिटी के पास इतना तो होना चाहिए कि हम लोग अपना खुद से कर लें। इसके अलावा हमारे ऑडियंस को काफी कुछ पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करेंगे अब आने वाले कुछ दिनों में। और फिलहाल मैं चाहूंगा अपने एडिटर साहब, एडिटर इन चीफ हमारे आतिर साहब, वो हमें फिलहाल मुझे यानी कि ये बताएं कि आने वाले दिनों में मुझे इन एपिसोड्स में क्या करना है। Well, you're free to choose your what you want to do, but I am always there to this is as a friend to guide you wherever you feel need, or you need guidance, and I'm sure that a young man like you, और ये बहुत ज़रूरी है जो आज का यूथ है मुस्लिम सोसाइटी में, that needs to be in the right direction. अगर वो खाली विक्टिमहुड और सुप्रीमेसी की बाइनरी में उलझ जाएगा तो आने वाली जनरेशन्स के लिए वो एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो you're a young man, and you are very you're a good scholar, you're highly qualified, और आपको you have interest in दीन एंड दुनिया both. So who other than can you do वैसे justice to this? यहाँ पर मैं आतिर साहब को थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आतिर साहब ने दो बार ये कहा यंग मैन, तो वो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि उनकी उम्र कुछ बहुत ज्यादा हो गई है। और I am older than you. आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन हाँ हमारे बुजुर्ग हैं। तो खैर, इसी के साथ हम ये चर्चा यहाँ पर खत्म करते हैं। दीन और दुनिया के अगले एपिसोड में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, जहां पर हम किसी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।